Hello students, in today's lecture we are going to proceed with exercise 2.2. Exercise is based on word problems. So while solving word problems, we will first read the question, we will understand the terms and conditions given in the question, then we will apply these conditions algebraically. So we will have the algebraic expression in the form of equation, we can say, and then later on we will solve that equation and we will have the answer of the word problem. Okay, सो एक्सरसाइज 2.2 में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हमें दिए हैं उनको हम एल्जेब्रिकली अप्लाई करेंगे. ठीक है, उससे हमारा इक्वेशन बनेगा और उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, बिफोर वी प्रोसीड विद दैट यू हैव टू ग्रैब योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट. ओके, सो अगर आपके पास अभी टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप पहले आपका टेक्स्ट बुक हाथ में ले लीजिए, ओपन कर लीजिए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो मैं जो भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, वो आपको साथ में समझते जाना होगा. सो पेज नंबर 28 पे है एक्सरसाइज 2.2. ठीक है, उसमें फर्स्ट वन, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2. अगर आप किसी भी नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर उसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से वापस, ठीक है, देन यू विल गेट 1/8. अब यू गेट 1/8, तो ये जो यू गेट है ना, वो क्या करता है, इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो यू विल गेट 1/8, देन व्हाट इज द नंबर. तो जनरली फ्रेंड्स ऐसा होता है कि 90% प्रॉब्लम्स में ऐसा रहेगा कि आपका जो अननोन होगा ना, वही क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा. यानी कि व्हाट इज द नंबर, तो मतलब नंबर हमारा अननोन है, तो वही उसी के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक्स अज्यूम करेंगे. ठीक है, सो लेट दैट नंबर बी एक्स. ओके, लेट दैट नंबर बी एक्स. उस नंबर को हम क्या कर लेते हैं, एक्स अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है, तो फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, तो इस नंबर में से अगर आप 1/2 सब्ट्रैक्ट करते हो. ओके, सो इफ 1/2 is subtracted from x, ठीक है, x माइनस 1/2, तो हमें क्या मिलेगा, इस नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करना था, इसलिए x में से 1/2, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, 1x माइनस 1/2. अब इसको मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, तो हमें मिलता है 1/8, ऐसा क्वेश्चन में बोला है. सो इफ वी मल्टीप्लाई x माइनस 1/2 by 1/2, we get 1/8. तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है. सो ये x माइनस 1/2 है, इसको हम 1/2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलता क्या है, वी गेट, मतलब इक्वल्स टू, हमें क्या मिलेगा, 1/8. तो आप देख सकते हो कि ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन इक्वेशन के फॉर्म में तैयार हो गया, यानी कि हमारा इक्वेशन बन गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि x का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, पर पहले आप ये लिख लीजिए, फिर हम इक्वेशन सॉल्व कर देंगे, ये इतनी जगह कम पड़ेगी. ठीक है, तो पहले आप ये लिख लीजिए. ठीक है, फिर हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं.
ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा, और बाकी हो तो आप पॉज कर ही सकते हो, आपको मालूम ही है। हाँ, तो इक्वेशन हमारा बन गया। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, क्योंकि वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ 1/2 मल्टीप्लाई है, इसलिए ये 2 इधर जा सकता है। ठीक है, तो ये x माइनस 1/2 एज इट इज, ये 1/8, और ये 2 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। So x minus 1/2 equals to 1/4। अब इस -1/2 को हम यहाँ पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। So x is equals to 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, प्लस 1/2। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए दोनों का डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर यहाँ डिनोमिनेटर 2 और यहाँ डिनोमिनेटर 4, तो एलसीएम हम कह सकते हैं कि क्या होगा, 4 होगा। अब इसका डिनोमिनेटर 4 में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़े, 2 से। डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़े, वरना उसको बुरा लग जाए। ठीक है, इसलिए उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो नाउ इट इज लाइक x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 2 1 are 2/4। Now we can add them. So x is equals to 1 plus 2/4. So x is equals to 3/4। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया और आंसर आ गया। सो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि therefore that number is 3/4। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप पूरा ये लिख लो सॉल्यूशन, फिर हम क्वेश्चन 2 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, होपफुली अब तक आपने लिख लिया होगा। So now let us have a question 2। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चन को समझना हमारा बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपका थोड़ा सा इंग्लिश जो है उसका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होना चाहिए कि प्रॉब्लम में कहना क्या चाहता है वो आप समझ पाओ। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी दिक्कत होगा नहीं। और दूसरी जो चीज हमें चाहिए होती है वो होती है प्रैक्टिस। ठीक है, इसके बारे में मैं लेक्चर के एंड में आपको इंस्ट्रक्ट करूंगा कि आप क्या करोगे तो प्रॉब्लम ना। ठीक है, पर फिलहाल हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं, इसकी भी अब कोई ज़रूरत नहीं है। ओके,
क्वेश्चन 2, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, और उसका पेरीमीटर जो है वो हमें 154 दिया है। ठीक है, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल यानी कि हम कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट बुक है अपना रेक्टेंगुलर है, पेरीमीटर यानी कि उसका बाउंड्री। ठीक है, सारी बाउंड्रीज का एडिशन दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शेप। ओके, तो वो पेरीमीटर हमें 154 दिया है। इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब देखो लेंथ को ब्रेथ के साथ रिलेट करके दिए हैं। लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है वो 2 मीटर ज्यादा है किससे? ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ के ट्वाइस यानी कि डबल से। तो लेंथ जो है वो ब्रेथ के डबल से 2 ज्यादा है। ठीक है, देन व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल, तो लेंथ और ब्रेथ इसके क्या होंगे? ठीक है, तो अब यहाँ पे तो 2 अननोन है, तो किसके लिए एक्स अज्यूम करना? तो देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है कि लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब लेंथ जो है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ब्रेथ के 2 गुना से 2 ज्यादा, लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, ब्रेथ के डबल से 2 ज्यादा है लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जब तक ब्रेथ डिसाइड नहीं होगा तब तक हम उसका डबल और उसमें 2 ऐड नहीं कर सकते और हमें लेंथ नहीं मिल सकता। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, ब्रेथ के लिए एक्स अज्यूम करेंगे, तो हम लेंथ के लिए क्या कर पाएंगे, आगे एक्सप्रेशन डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट breadth of pool be x meters। ठीक है, ब्रेथ हमने x मीटर्स अज्यूम किया, तो लेंथ ऑफ पूल इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो है वो 2 मीटर ज्यादा है, तो देखो लेंथ इज इक्वल्स टू 2 मीटर ज्यादा, 2 मीटर मोर इन द सेंस 2 ज्यादा यानी कि 2 ऐड करेंगे, ट्वाइस यानी कि 2 मल्टीप्लाई होंगे, किसका ट्वाइस? ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ब्रेथ है हमारा x, उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 2x। तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x प्लस 2, 2 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ, जो कि ब्रेथ हमारा क्या था? x था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेथ हमने क्यों x अज्यूम किया था। ठीक है, नाउ पेरीमीटर ऑफ द स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। ओके, सो perimeter of pool is मतलब is equals to 154 मीटर, वो हमारा 154 है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, 2 इंटू ब्रैकेट एल प्लस बी, रेक्टेंगल का पेरीमीटर इक्वल्स टू 154। फॉर्मूला इस तरीके से अपना बनता है, ये दोनों एल होते हैं और ये दोनों ब्रेथ होते हैं। तो पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, तो ये L प्लस ये B प्लस ये L प्लस ये B, तो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, 2 कॉमन इनटू ब्रैकेट L प्लस B। इस तरीके से ये अपना रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू ब्रैकेट L प्लस B इक्वल्स टू 154। L और B हमारे x के फॉर्म में अवेलेबल है, तो वो सब्सटीट्यूट कर दे। So 2L यानी कि 2x प्लस 2 और प्लस B यानी कि हमारा x इटसेल्फ इक्वल्स टू 154। तो 2 को हम यहाँ पे भेज दें तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन एज इट इज बचेगा, लेकिन उसमें सिंप्लीफिकेशन कर दे, 2x प्लस x 3x प्लस 2 और ये 154 अपॉन 2। ये 2 पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई हो रहा था, इसलिए हमने सीधा इसको इधर डिनोमिनेटर में भेज दिया। अब चाहते तो इसको अंदर हर एक टर्म से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, लेकिन उससे बेटर है कि यहाँ भेज दो और इधर कैंसिलेशन हो जाए। ठीक है, 2 7 जा 14, 1 4 अगेन 7 जा 14, तो 154/2 कितना हो जाएगा? 77।
अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप ये 154/2 इस तरीके से भी कर सकते हो रफ में, ठीक है। सो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 77, प्लस 2 को हम यहाँ पे भेज दे तो वो क्या हो जाएगा, 77 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। सो 3x इज इक्वल्स टू 77 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 75। अब x चाहिए हमें तो 3 इधर भेजेंगे तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा। सो 25 3 जा 75 होता है, इसलिए x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपना 25 आ जाएगा, ठीक है। सो ये आपका रफ, अगर आपको चाहिए हो तो हाँ, और यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 है तो हमारा लेंथ ऑफ ब्रेथ हम ढूंढ सकते हैं। l इज इक्वल्स टू क्या है 2x प्लस 2 है, ठीक है, यहाँ से लिया तो 2x का वैल्यू हम 25 डालेंगे एंड प्लस 2 तो 25 टू जा 50 50 प्लस 2 यानी कि 52 मीटर, ये हमारा लेंथ आ गया। और ब्रेड तो हमारा पहले से हमारे पास है कितना x यानी कि 25 मीटर, तो ये हमारा ब्रेड आ गया। तो लेंथ और ब्रेड ढूंढने को बोला था तो वो हमने ढूंढ लिया, ठीक है। अब एक जो कॉमन मिस्टेक हमेशा आप करते हो कि x इज इक्वल्स टू 25 आपको मिल जाए ना तो आप बड़े खुश हो जाते हो, यस मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया, लेकिन फिर ये l और b ढूंढना भूल जाते हो। तो वैसा करना नहीं है, ये आप खास ध्यान में रखना, ठीक है, कि x मिलने पे खुश नहीं हो जाना है। क्वेश्चन में क्या पूछा है तो क्वेश्चन रीड करोगे तो भाई l और b लेंथ और ब्रेड पूछा है तो वो भी ढूंढना तो पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नहीं ढूंढोगे तो इसके मार्क्स पूरा 1 मार्क आपका कट जाता है, ठीक है। सो ये पूरा आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला है, अगर आपको लिखना हो तो फॉर्मूला लिखना, वरना सेकंड क्वेश्चन तो ऑफकोर्स आपको लिखना है, ठीक है, ये लिख लो। फिर थर्ड क्वेश्चन, ओके, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। नाउ लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन
3। हाँ, क्वेश्चन 3 देखो, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। तो पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल का हम पिक्चर क्लियर करते हैं कि ये जैसे कि अपना ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब कि ऐसा ट्राइंगल कि जिसके दो साइड्स के लेंथ जो है वो इक्वल हो। जैसे कि ये साइड 5 सेंटीमीटर का हो तो ये भी कितने का हो, 5 का ही हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। यानी कि जिसके दो साइड्स जो होंगे उनके मेजरमेंट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और ये जो होगा उसका क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, दिस विल बी द बेस। और वो बेस हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, 4/3 सेंटीमीटर। बेस हमें 4/3 सेंटीमीटर दे दिया है। The perimeter of the triangle is 4 and 2/15। पेरीमीटर मतलब इसके तीनों साइड्स का एडिशन, वो हमें दे दिया है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। Then what is the length of the either of the remaining equal sides? तो रिमेनिंग जो हमारे इक्वल साइड्स है उनका यहाँ पे क्या लेंथ होगा, ये हमें ढूंढना है। तो देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पे ये दोनों इक्वल साइड्स है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, x अज्यूम कर सकते हैं। ओके, सो लेट लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर। यहाँ सब सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर। ठीक है, ईच इक्वल साइड मतलब हर एक का x, तो वैसे हमने ये x रख दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर बोला है इसका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर कितना दिया है, 4 and 2/15। सो 4 and 2/15। तो पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज ट्राइंगल के लिए। तो यानी कि तीनों का एडिशन, तो ये x प्लस ये वाला x प्लस ये बेस हमें 4/3 दिया है, और इज इक्वल्स टू ये जो अपना है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन, उसको हम क्या कर देते हैं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 15 4 जा 60 प्लस 2 62/15। समझ में आया? ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, सो नाउ x प्लस एक्स 2x, और ये 4/3 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये 62/15 एंड -4/3। ठीक है, अब ये लंबा किया है मैंने लाइन, तो आप समझ ही गए होंगे कि इधर एलसीएम लेना पड़ेगा। इधर 15, तो यहाँ पे 3 है, तो उसको 15 में कन्वर्ट करना होगा। एलसीएम हमारा 15, डिनोमिनेटर सेम मांगता है ना, तो 3 5 जा 15, डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़े, उसे बुरा लग सकता है। सो 2x इज इक्वल्स टू 62/15 and minus 4 5 are 20/15। So now we can subtract, as such LCM is 15, तो 62 minus 20 अब डायरेक्टली करते जाए, 42/15। अब x ढूंढना है, 2 यहाँ पे आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि x के साथ वो मल्टीप्लीकेशन है। सो x इज इक्वल्स टू 42/2 into 15। Now let us have a cancellation. So 2 and 21, 5 3s are 15 and 7 3s are 21. So we can say that x is equals to 7/5। ओके, न्यूमरेटर में 7 बचा, डिनोमिनेटर में 5, सो x इक्वल्स टू 7/5। सो x इक्वल्स टू 7/5 यानी कि हमारा इक्वल साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, 7/5 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर length of each
equal side is 7/5 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका क्वेश्चन 3 हुआ। पूरा अच्छे से आप प्रेजेंट कर दो। फिगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, इट्स नॉट कंपल्शन। ओके, आपके रेफरेंस के लिए, रिवीजन के लिए काम आ सकता है। पूरा आप लिख लीजिए, फिर हम आगे देखें क्वेश्चन 4। ओके, ओके, होपफुली आपने लिख लिया होगा अच्छे से। नाउ वी विल प्रोसीड विद क्वेश्चन 4। क्वेश्चंस खास करके वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में समझते जाना, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 4 देखो, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। किन्हीं दो नंबर का एडिशन कितना हो रहा है? 95 हो रहा है। इफ वन एक्सीड्स अदर बाय 15, एक जो है वो दूसरे से एक्सीड्स मतलब क्या? ज्यादा होना, ठीक है। एक जो है वो दूसरे से 15 जितना क्या है? ज्यादा है। मतलब कि सपोज मान लो कि एक अगर 30 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 45 प्लस 15, ठीक है। सो वन एक्सीड्स अदर बाय 15, ठीक है। देन फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो दोनों नंबर्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो देखो, अब एक जो है वो दूसरे के साथ रिलेटेड है कि भाई वो 15 ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं कि भाई लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर अपने क्या ले लेते हैं? एक्स ले लेते हैं। सो other number is 15 more than x, so therefore it will be x plus 15। वो क्या हो जाएगा हमारा? x plus 15 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें बोला था एक्सीड्स, अदर नंबर एक्सीड्स बाय 15 मतलब 15 ज्यादा होना, इसलिए x plus 15।
अब ये जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम हमें कितना दिया है, सम ऑफ दिस टू नंबर इज 95. सो सम ऑफ दिस टू नंबर्स इज 95. तो पहला नंबर हमारा x प्लस दूसरा नंबर हमारा x प्लस 50, इन दोनों नंबर्स का सम इज इक्वल्स टू 95. ये हमारा इक्वेशन बन गया. अब इसे सॉल्व करना है. 15 को इधर भेज दे. x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x. 95 और 15 यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -15. सो 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 80. सो x इज इक्वल्स टू 80/2. सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40. ठीक है. सो x 40 हो गया तो अपने दोनों नंबर्स ढूंढने थे इसलिए वो मिल जाएंगे हमारा. सो देयरफॉर वन नंबर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 40 and other number equals to x plus 15. so equals to x का वैल्यू हम 40 डालेंगे तो 40 प्लस 15 यानी कि 55. अगेन क्रॉस चेक आप कर सकते हो. 55 प्लस 40 दोनों का सम कितना हो रहा है, 95 हो रहा है. अपने आंसर्स सही है. ठीक है. तो ये अपना क्वेश्चन 4 हुआ. आप लिख लीजिए फिर देखते हैं क्वेश्चन 5. ओके लिख लो अच्छे से. Okay, hopefully you have done this. Then let us have a question 5 now. Okay. हाँ तो देखो क्वेश्चन 5. Two numbers are in ratio 5:3. If they differ by 18 then what are the numbers. ठीक है. दो नंबर्स 5:3 के रेशियो में है. अब जब ये रेशियो दिया हो ना 5:3 तो हम क्या करेंगे, तो देखो let these two numbers be 5x and 3x. ठीक है. 5:3 का रेशियो दिया था तो दोनों के साथ हम x जोड़ देंगे, 5x और 3x. ठीक है. तो ये रेशियो से हमें इस तरीके से दो नंबर्स
मिल सकते हैं हमेशा। ठीक है, अगर हमें दो बंदे का एज बोला हो कि एज ऑफ सपोज राम एंड श्याम इज इन द रेशियो 2:3, तो आपने ले लेने का राम का एज 2x है और श्याम का एज 3x है। वो हमेशा आपको रेशियो में ये कंसेप्ट याद रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका रेशियो देखो 5:3 ही होगा। अगर हम रेशियो ले तो x कट जाए तो 5:3 ही रेशियो बनता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने दोनों के लिए कॉमन फैक्टर क्या समझ के रखा है, x समझ के रखा है। ठीक है, तो दिस टू नंबर्स विल 5x and 3x if they differ by 18. Okay, so we can say that these two numbers differ by 18 बोला है ना, हाँ डिफर बाय 18। ठीक है, तो डिफर बाय 18 का मतलब क्या होगा कि इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 18 है। तो डिफरेंस यानी कि हमें पता है 5x माइनस 3x। ठीक है, सपोज हम ऐसा एक एग्जांपल लें, ठीक है, कि भाई मान लो कि कनु का वेट जो है वो 60 kg है और मनु का वेट जो है वो 40 kg है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे कि 20 kg का। कैसे पता चला कि भाई 60 kg कनु का वेट, 40 kg मनु का वेट, 60 माइनस 40 किया तो 20 मिला। तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन। समझ में आ? तो यहां से ये डिफर बाय 18 यानी कि 5x माइनस 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, सो 5x माइनस 3x यानी कि 2x इक्वल्स टू 18। सो x इक्वल्स टू 18 अपॉन 2, ये 2 इधर आएगा तो डिवीजन में। सो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, x का वैल्यू हमें 9 मिल गया, तो हम दो नंबर्स ढूंढ सकते हैं। देयरफॉर one number equals to 5x equals to 5 into 9 45 and other number equals to 3x यानी कि 3 into x का वैल्यू 9 यानी कि 27। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो। 45 माइनस 27 यू विल गेट 18। ठीक है, तो ये हुआ अपना क्वेश्चन 5। फटाफट लिख दो। ओके, होपफुली आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा था धीरे धीरे आपका लिखने का टाइम मैं कम करता जाऊंगा। ठीक है, इसलिए आपको स्पीड बढ़ाना होगा। हाँ, फिर भी आपका बाकी होता है तो पॉज करने का ऑप्शन यहाँ आपके पास है। हाँ, सो नाउ लेट अस हैव अ क्वेश्चन 6। अब देखो क्वेश्चन 6 में क्या है, 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? Okay, तो 3 consecutive integers का एडिशन add up to 51 मतलब एडिशन कितना होता है, 51 होता है। तो ये इंटीजर्स कौन कौन से है ये हमें ढूंढना है।
अब कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब क्या, पहले ये हम समझ लें। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब कि एक के बाद एक वाले इंटीजर्स, मतलब जैसे मैं कहूँ 5 6 7 तो ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुए, 11 12 13 तो ये तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुए, 100 101 102 तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हुए, एक के बाद एक वाले, समझ में आया? तो वो होंगे हमारे कंसेक्यूटिव, ठीक है, एक के बाद तुरंत, उसके बाद तुरंत। तो अब यहाँ तो हमें तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या करने हैं, अज्यूम करने हैं। तो वो कैसे पता चलता है, तो देखो 5 6 7 हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो 5 में मैं 1 ऐड करता हूं तो मुझे उसके बाद वाला इंटीजर मिल जाता है 6, और 5 में मैं 2 ऐड करता हूं तो मुझे उसके बाद के बाद वाला यानी कि थर्ड इंटीजर मिल जाता है 7। तो वो कंसेप्ट हम यहां पे लगाएंगे कि लेट 3 consecutive इंटीजर्स बी x, एक x लिया तो उस x के तुरंत बाद वाला आएगा x प्लस 1, और इस x प्लस 1 के भी बाद वाला आएगा x प्लस 2, ठीक है, या आप ऐसा भी समझ सकते हो x प्लस 1 प्लस 1 यानी कि x प्लस 2। तो ये हमारे तीन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हुए। अब उनका एडिशन दे एड अप टू 51 बोला है, ठीक है, सो वी कैन से दैट sum of these integers is 51, यानी कि x प्लस दूसरा इंटीजर हमारा x प्लस 1 प्लस तीसरा इंटीजर हमारा x प्लस 2, ये तीन इंटीजर और उनका सम यानी कि एडिशन कितना दिया है हमें, 51 दिया है। तो देखो x प्लस x बोले तो 3x और 1 प्लस 2 यानी कि 3, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 51। अब प्लस 3 को इधर शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 51 माइनस 3, तो 51 माइनस 3 कितना हो जाए, 48। अब इस 3 को इधर लाए तो x इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 3, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, तो यहाँ पे कैंसलेशन करें हम तो वैसे तो अगर आप टेबल्स पे जाओ तो इजीली हो जाए 16, वरना 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16, 16 3 जा 48, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 16, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू के हिसाब से तीन कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमारे डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला इंटीजर हम ऐसे लिख देते हैं 3 consecutive integers are, पहला इंटीजर x यानी कि 16, दूसरा x प्लस 1 यानी कि 16 प्लस 1 17, और तीसरा x प्लस 2 यानी कि 16 प्लस 2 यानी कि 18। ओके, सो 16 17 and 18, these are the three consecutive integers। ओके, सो ये आप लिख लोगे, that will be the end of the lecture। अब मैंने जैसे आपको कहा था कि वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ आपका डीलिंग इजी करने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले तो बार बार यही वर्ड प्रॉब्लम्स आप वापस से सॉल्व करो। जैसे कि आज के लेक्चर में हमने कितने 6 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहली चीज की अगर आपको लगे कि भाई मुझे कोई भी एक दो में डाउट है या कंफ्यूजन है तो ये लेक्चर आपके पास प्रोविजन है, आप बार बार रिपीट कर सकते हो। तो आप वापस से लेक्चर देखो, वो प्रॉब्लम्स वापस से समझो अच्छे से, ठीक है। अगर 2 बार 3 बार लेक्चर देखने से भी आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम कॉल पे भी इंटरेक्ट कर लेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है, कि भाई ये इस तरीके का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। वो क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, 6 के 6 सम्स जैसे कि अच्छे से नोटबुक में आप ऑब्जर्व करो, ठीक है, समझो। उसके बाद आप ये नोटबुक जो भी है वो क्लोज कर दो, रफ नोटबुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक ओपन करो, क्वेश्चन रीड करो, खुद इक्वेशन बनाओ, खुद उसे सॉल्व करो, ठीक है। तो 6 के 6 सम्स आपको ऐसे एक साथ करने हैं, ठीक है।
और ऐसा हो सकता है कि 6 में से किन्हीं 2-3 सम में आपको गाइडेंस लेने की ज़रूरत पड़े नोटबुक में से, या देखने की ज़रूरत पड़े, तो वो आप देखो, कोई बात नहीं, ठीक है। और उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, 6 के 6 फिर से करना है, ठीक है। ऐसे करते करते ऐसा होगा कि भाई हाँ 6 के 6 सम आपने खुद कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस से हमने जितने भी 5-6 सम्स किए वो भी इसी तरीके से सॉल्व करो। एक बार ये पूरा एक्सरसाइज हमारा खत्म हो जाता है, बाद में पूरा एक्सरसाइज वापस से सॉल्व करो। भले 2-2, 3-3 बार आपने 5-5, 6-6 सम्स किए थे, लेकिन वापस से पूरा एक्सरसाइज करो। इस तरीके से ये पूरा एक्सरसाइज मिनिमम 5-6 बार आपका सॉल्व हो जाएगा ना, तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा कई बार होगा कि दूसरी तीसरी बार आप सम सॉल्व करोगे ना, तब उसका कंसेप्ट स्ट्राइक होगा, ठीक है। पर उसके लिए दूसरी तीसरी बार करना पड़े, ठीक है। तो लेक्चर भले आप जितनी भी बार देखो, लेकिन जब तक खुद करोगे तब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए पहले खुद करना होगा, इस तरीके से बार बार लिख लिख के, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन खुद करना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन और रफ बुक आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। क्लास वर्क में से कॉपी पेस्ट करके लिखने का तो कोई मतलब बनेगा नहीं, ठीक है। क्लास वर्क में से देखना चाहो तो 2 बार 4 बार देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं अपने को, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, ये टेक्स्ट बुक में से अच्छे से लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जर्व करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस शुरू कर देना हर एक लेक्चर के एंड में, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने लेजीनेस में जाने दिया कि ना ना कौन अभी इतना सीरियसली ले ये वो वगैरह वगैरह, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। क्योंकि आगे वर्ड प्रॉब्लम्स के और एक्सरसाइज है, ठीक है, इसलिए। सो ये आप लिख लीजिए, दैट विल बी एंड ऑफ द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्वेश्चन 7 से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।